तो आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में एक दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे। उस दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो वंश है वो है तुगलक वंश। तो आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा नहीं पढ़ेंगे पूरा ही, ठीक है। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वो पूरा ही पढ़ाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं हैं। जितनी जानकारी उसके बारे में होती है या फिर जितनी जानकारी पेपर में आने वाली होती है वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत, इस दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक वंश चला था तुगलक वंश। ये चला था 1320 में, है ना। खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक खिलजी। 1320 से ये 1414 तक चलेगा, 1414 ईस्वी तक चलेगा, ठीक है ना। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चलेगा, लगभग ये 94 वर्षों तक चलेगा, 94 वर्षों तक चलेगा। इस तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इस तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं या फिर जो भी भाई बंधु मेरे साथ जुड़े हैं, इस डिस्कशन लिंक जब जाएंगे तो मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन होता है उस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें हमारा एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक से हम ऐड हो जाएंगे और ऐड होके वो सीधे मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में आप जुड़ जाओगे। उसमें जुड़ने से आपको रोज़ की जो PDF होती है करंट अफेयर की या जो भी उससे समस्याएं जो समाधान आपको करना होगा, है ना, आप उसी के सहारे कर सकते हैं। या फिर जो भी हमको अनाउंसमेंट करनी होगी वो बार बार हम लाइव ना आके हम टेलीग्राम में ही अनाउंसमेंट कर दिया करेंगे। तो जितने भी लोग हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ी है टेलीग्राम की उससे सीधे अटैच होने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम था जूना खां। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम था जूना खां। जूना खां को हम लोग MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। और इस मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। उसका नाम क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक। अभी जो फिरोज शाह तुगलक है ये इसका भाई है, चचेरा भाई, जो बड़े पापा का लड़का होता है, वैसे फिरोज शाह तुगलक इसका भाई है, ठीक है ना। तो बेसिकली आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक पर, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक पर बात क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक जो देखे गए हैं वो किससे देखे गए हैं? फिरोज शाह तुगलक से देखे गए हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा इसके बारे में देता हूँ और फिरोज शाह तुगलक को हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी और अपने नाम के आगे और अपने नाम से दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर बसाया। सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला ये पहला शासक था। तो सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला पहला शासक कौन हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। इसने 29 बार मंगोलों को हराया था और इसका प्रमुख विरोधी शेख निजामुद्दीन औलिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया जब ये बंगाल चला गया था जीतने के लिए बंगाल को, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जूना खां को भड़का रहे थे। तब गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि दिल्ली छोड़कर चले जाओ। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनू दिल्ली दूर असस्त से, दिल्ली अभी बहुत दूर है, जब तक तुम बंगाल से दिल्ली आओगे तब तक मैं तुम्हारे बेटे जूना खां को गद्दी पर बिठा चुका हूँगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी कुछ कहानी चलती है। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर एक अफगानपुर नामक एक गांव में लकड़ी का महल बनवाता है गयासुद्दीन तुगलक के लिए इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने गवर्नर अहमद अयाज से कहकर अपने पापा के लिए तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर एक गांव में एक लकड़ी का महल बनवाता है। लकड़ी का महल कुछ इस प्रकार से बना होता है कि जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उस महल में प्रवेश करता है वो बड़ा सा महल गिर पड़ता है और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो जो इसने नगर बसाया था तुगलकाबाद, यही इसका मकबरा भी बन जाता है। इसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसे जो इतिहासकार हैं वो आधा पागल, सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, दुनिया का खान, असफलताओं का बादशाह, है ना, तो विद्वान मूर्ख, इस नाम से इसको पुकारते हैं। इतनी गालियां इसको क्यों दी जाती है मैं आपको किसी दिन इसके बारे में भी बहुत डिटेल से समझाऊंगा। इसकी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, बहुत मजा आएगा सुनने में, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्ति ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का के पापा का नाम संगम था। आगे चलकर संगम, सालुव, तुलुव और अरिवाडु वंश की
स्थापना भी होगी आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य में ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और जब वो इसकी राजधानी विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी या हस्तिनावती कहलाती थी, ठीक है ना। जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है वो सिंध के पास थट्टा में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है वो सिंध के पास थट्टा में हो गई, है ना। एक कट्टा होता है, उसका छोटा भाई थट्टा होता है, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के पास थट्टा में हुई थी। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पेपर में आई हुई है। फिरोज शाह तुगलक, जैसे इसका भाई सिंध के थट्टा में मरता है, फिरोज शाह तुगलक इसी सिंध के थट्टा में ही अपना राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 को करवा लेता है। 20 मार्च 1351 को ये अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसके जो पिताजी होते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक के जो पिताजी हैं, है ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक के सिपाही सालार थे। कौन थे ये? सिपाही सालार थे। नहीं होता है सैनिकों के हिसाब से, है ना, सिपाही सालार, अमीर, मलिक, है ना, ये पद होते हैं, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसके पिताजी का नाम था रज्जब। इसके पिताजी का नाम क्या था? रज्जब। और ये जो रज्जब हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे? MBT के सिपाही सालार हुआ करते थे, सिपाही सालार हुआ करते थे। और जो इनकी माता हैं उनका नाम है बीबी नैला। बीबी नैला, ये जो बीबी नैला है ये राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के जो पिताजी हैं इनका नाम है रज्जब। ये मोहम्मद बिन तुगलक के सिपाही सालार हुआ करते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो फिरोज शाह तुगलक से संबंध है वो क्या है? चचेरे भाई का है, ठीक है ना। यानी कि फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई कौन था? है ना, यह भी मोहम्मद बिन तुगलक था, ऐसा मान सकते हो ना। कजिन समझ लो इसके बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा किस पर करने वाले हैं? फिरोज शाह तुगलक पर, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा इसको। तो ये हमने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है, रफ कर दें इसको। तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। चलिए, फिरोज शाह तुगलक को हम लोग सल्तनत युग का, दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत युग का अकबर क्यों कहते हैं, मैं बता देता हूं इसको। इसे हम लोग आपसे पूछा जाए सल्तनत युग का अकबर किसे कहते हैं, तो सल्तनत युग का अकबर हम लोग कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को। लेकिन कुछ इतिहासकार ये जैसे सल्तनत युग का अकबर किसने कहा है, तो प्रोफेसर हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने, ठीक है ना। तो प्रोफेसर हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। जबकि बहुत सारे इतिहासकारों ने इस फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोधी और औरंगजेब का पूर्वगामी कहते हैं। तो अब इस फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोधी और औरंगजेब का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है और इसको सल्तनत युग का अकबर क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसको फिरोज शाह तुगलक को औरंगजेब का पूर्वगामी या सिकंदर लोधी का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सब कट्टर सुन्नी थे। इन्होंने अपने जो शासन का आधार था वो कुरान को बनाया था। उसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक भी कट्टर सुन्नी था। क्या था? कट्टर सुन्नी था, ठीक है ना। और कट्टर सुन्नी था इसलिए इसने 1360 में जाजनगर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, मतलब पुरी के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना। और उस समय जाजनगर का राजा कौन था? भानुदेव थर्ड था। राजा भानुदेव थर्ड, क्लियर है। तो इसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक कट्टर सुन्नी था। इसने 1360 में जाजनगर उड़ीसा पर हमला किया, राजा भानुदेव थर्ड को हराया और यहाँ के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया। जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा प्लस मूर्ति को तालाब में
फेंक दिया। क्लियर है? इसलिए, और यही सब काम ये लोग भी करेंगे ना, यही सब काम तो ये लोग भी करेंगे, है ना, इसलिए इसने भी यही काम किया, इसलिए इसको पूर्वगामी कहते हैं। अगला क्या किया इसने, ये 1361 में इसने नागरकोट, अब ये नागरकोट कहाँ पड़ता है, 1361 में इसने नागरकोट पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अब ये 1361 में हिमाचल प्रदेश गया और हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में उपस्थित ज्वाला देवी मंदिर या ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया, ज्वालामुखी मंदिर को लूटा, तोड़ा प्लस लूटा। अब तोड़ा क्या और लूटा क्या, है ना, तो तोड़ा है मंदिर और लूटा है पैसा और वहां के ग्रंथ, है ना, और वहां से क्या लूट के लाया, धन लूट के लाया प्लस 1300 ग्रंथ लूट के लाया। ठीक है ना। इन 1300 ग्रंथों को जब ये लूट के लाया, लूट के लाने के बाद जब ये अपने घर पर पहुंचा तो इसने क्या किया, इन भाई साहब ने इन 1300 ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया। जो ही पहले संस्कृत भाषा में थे, अब इनका अनुवाद करवा दिया फारसी भाषा में, और ये सभी के सभी ग्रंथ आयुर्वेद ग्रंथ बने चल के। ठीक है ना। अब इन 1300 ग्रंथों का फारसी में जो अनुवाद है, इन 1300 ग्रंथों का फारसी में जो अनुवाद है वो करेगा कौन, तो फारसी में अनुवाद करेगा एजुद्दीन। कौन करेगा, एजुद्दीन। अब ये एजुद्दीन फारसी में अनुवाद करके क्या नाम देगा इसको, दलाइल फिरोज शाही, दलाइल ए फिरोज शाही, दलाइल ए फिरोज शाही। ठीक है ना। तो जो ज्वालामुखी मंदिर से 1300 ग्रंथ लूट के लाया है, इसका फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है, दलाइल ए फिरोज शाही। इसका अनुवाद किसने किया था, तो एजुद्दीन नाम के व्यक्ति ने किया था। और ये दलाइल ए फिरोज शाही कैसा ग्रंथ बन गया है, तो आंसर लगाना है आयुर्वेद ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है भैया, हाँ आयुर्वेद ग्रंथ है। क्लियर है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इसको अकबर का, इसको हम लोग औरंगजेब का पूर्वगामी और सिकंदर लोधी का पूर्वगामी क्यों कहते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बात से अगर ये प्रूफ हो गया हो, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसको सल्तनत युग का अकबर क्यों कहा जाता है। क्योंकि अकबर ने जो जो काम करवाए हैं उससे कई गुनहगार फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाए हैं, है ना। जरा देखते हैं इसने क्या क्या काम करवाए। तो सबसे पहले तो आपका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और अच्छे से नोट बनाने पड़ेंगे। जल्दी से स्पीड नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो भाई, रफ कर दें आप इसको। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसको सल्तनत युग का अकबर क्यों कहा जाता है। सल्तनत युग का इसको अकबर क्यों कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसको सल्तनत युग का अकबर क्यों कहते हैं, जरा साहब इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात इसने 13 मदरसों की स्थापना की, 13 मदरसों की स्थापना की। अच्छा मैं एक और बात बता दूं आपको, जो फिरोज शाह तुगलक है ना, ये कट्टर सुन्नी तो था ही, है ना, हिंदुओं को परेशान तो करता ही था, है ना। तो ये हिंदुओं को जिम्मी कहकर पुकारता था। हिंदू या फिर गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं होते थे, जो गैर मुसलमान होते थे, फिरोज शाह तुगलक ने उनको एक नया नाम दिया था, जिम्मी। याद रखिएगा। ठीक है ना। तो जिम्मी किसे कहा जाता है, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उसको ये जिम्मी कहकर पुकारता था। ठीक है ना। चलिए, तो 13 मदरसों की स्थापना करी। दूसरा क्या करते हैं, 30 कम से कम झील बनवाई, 150 कुएं बनवाए, 5 नहरें बनवाई, 1200 बाग लगवाए, 300 नगरों की स्थापना की, 1200 सराय बनवाई, है ना। मतलब ये मान के चलिए कि इसने इतने सारे काम किए हैं, तो अगर पेपर में आ जाए 300 नगरों की स्थापना करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। 13 मदरसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, है ना, मुस्लिमों के लिए 13 मदरसे किसने खुलवाए थे, आंसर है फिरोज शाह तुगलक, है ना। सिंचाई के लिए पहली बार नहर बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन सिंचाई के लिए सर्वाधिक 5 नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। तो इसने कौन कौन सी नहर बनवाई है, अब यहां से क्वेश्चन उठ जाता है। तो 5 नहरें बनवाई हैं, जरा देख लेते हैं भाई। 5 नहरें बनवाई है ना। तो जो सतलज नदी है, जो सतलज नदी है, इस सतलज को उठा के ले गया था दीपालपुर तक, है ना। और अपने पापा के नाम पर इसने नहर का नाम दिया रज्जब नहर,
रज्जब नहर। तो पहली नहर किससे निकाली? सतलज से, ठीक है ना। पहली नहर सतलज से निकाली। दूसरा देखते हैं, दूसरा यमुना से निकाली, कहां तक ले गया? सिरमौर तक ले गया। कहां तक ले गया? सिरमौर तक ले गया, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं अलूग खनी नहर। अलूग खनी नहर। अभी अलूग खनी कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था, ठीक है ना। हाँ, फिर यमुना से एक ले गया हांसी तक, है ना। अगली नहर क्या ले गया? यमुना से हांसी तक ले गया। अगला जो घग्गर है, ठीक है ना, ये जो घग्गर नदी है, इसको कहां से कहां तक ले गया? जल्दी बताइए, कहां से कहां तक ले गया? इसको फिरोजाबाद तक ले गया, फिरोजाबाद तक। और एक और यमुना नदी को फिरोजाबाद तक ले गया, ठीक है ना। तो जो फिरोजाबाद तक ये दो नहरें ले गया था, एक घग्गर को उठा के ले गया था और एक यमुना को। तो यमुना से इसने 3 नहरें निकाली, है ना। एक सिरमौर तक ले गया, एक हांसी तक ले गया और एक फिरोजाबाद तक ले गया। 300 नगरों की स्थापना की थी, है ना। उसी 300 नगरों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नगर है जरा ये देख लेते हैं। जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, ठीक है ना। ऐसे करके डैश ईटीसी बहुत सारे नगरों की स्थापना करी और अपनी राजधानी इसने क्या बना ली? फिरोजाबाद। इसने अपनी राजधानी क्या बना ली भैया? इसने अपनी राजधानी फिरोजाबाद बना ली। फिरोजाबाद से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है, अधिकतम चूड़ियों के लिए, ठीक है ना। अच्छा, जौनपुर, जो जौनपुर है इसने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में बसाया था। तो जौनपुर की स्थापना इसने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में बसाया था। और जौनपुर को उस समय भारत का सिराज कहते थे। भारत का सिराज कहा जाता है इसको। यहाँ पर कभी कभी आता है सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद, ठीक है ना। तो सिराज ए हिंद की स्थापना किसने करी है? स्थापना करी है फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन किसके याद पे? तो अपने चचेरे भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने ऐसा किया है। इतनी बात क्लियर है। तो 300 नगरों की स्थापना में हमने आपको कुछ नगर बता दिए, ठीक है ना। और इन 1200 बाग में सर्वाधिक जो बाग थे वो आम के थे, सर्वाधिक आम के बाग, ठीक है ना। तो आपसे पूछ दिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक को कौन सा फल पसंद था, तो आप बताएंगे आम का फल पसंद था, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के इतने काम आपको समझ में आए, ठीक है। अच्छा बताइए, सबसे पहले नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का ब्यौरा, है ना। सबसे पहले नेशनल इनकम थ्योरी या राष्ट्रीय आय का सिद्धांत भारत में किसने दिया था? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और दादा भाई नौरोजी हमने आपको पढ़ाया भी है, याद देखिए पीछे स्लाइड में। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का सिद्धांत दिया था। लेकिन अगर आपसे इतिहास में पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में वह पहला सुल्तान कौन था जिसने अपनी राज्य की आमदनी कितनी होती है उसका ब्यौरा लेना शुरू किया, है ना। तो नेशनल इनकम थ्योरी या राष्ट्रीय आय का सिद्धांत सबसे पहले किस के शासन में शुरू हुआ? तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक। यह पहला ऐसा सुल्तान बना जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा लिया, ठीक है ना। और ये ब्यौरा किसने दिया था? हिसामुद्दीन ख्वाजा ने, हिसामुद्दीन ख्वाजा ने, ठीक है ना। तो वहां पर दादा भाई नौरोजी थे, यहाँ पे हिसामुद्दीन ख्वाजा और फिरोज शाह तुगलक हैं, ठीक है। हिसामुद्दीन ख्वाजा ने बताया कि इसकी जो वार्षिक आय है, इसकी जो वार्षिक आय है वो 6 करोड़ 75 लाख है। कितनी है? 6 करोड़ 75 लाख रुपए है, ठीक है ना। तो इसकी वार्षिक आय कितनी थी? 6 करोड़ 75 लाख रुपए थी। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे के, इसने चांदी और तांबे के मिले जुले कुछ सिक्के चलवाए थे, जिसको अद्धा बिक, अद्धा जानते हो? अद्धा नहीं, वो नहीं है, ठीक है। अद्धा बिक और संसगनी, अद्धा बिक और संसगनी नाम के सिक्के चलवाए थे। तो सिविल के पेपर में आया कि संसगनी की वैल्यू कितनी थी? तो इल्तुतमिश के समय 2 सिक्के चलते थे, 2 अरबी सिक्के, एक का नाम था टंका और एक का नाम था जीतल। तो 2 अरबी सिक्के कौन कौन से हैं? एक है टंका और एक है जीतल। टंका चांदी की मुद्रा है और जीतल तांबे की मुद्रा है। एक टंके में 48 जीतल होते थे। उसी
प्रकार से संसगनी में जीतल कितने हैं, तो आंसर है 6 जीतल, है ना। अब इसने सिक्कों पर छपवाया क्या था, तो एक तरफ तो इसने अपना नाम छपवाया था और दूसरी तरफ इसने अपने पुत्र का नाम छपवाया। इसके पुत्र का नाम था फतेह खां। क्या नाम था भैया, फतेह खां। तो सबसे पहले आपको इतनी बात याद रखनी है, आपसे कह दिया जाए सर्वाधिक बाग लगवाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, सर्वाधिक नगर बसाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, सर्वाधिक नहर बनाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। अब देखिएगा भैया कि इसने कुरान को आधार माना था। औरंगजेब ने जब कुरान को आधार माना था तो 80 प्रकार के कर समाप्त कर दिए थे, 80 प्रकार के कर। उसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। कितने करों को भैया, 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। तो यहां लिख देता हूं मैं, इसको मैं रफ कर देता हूं पहले। इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। और गद्दी पर बैठते ही फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही सारे टैक्सेस, सारे कर माफ कर दिए, सारे कर्जे माफ कर दिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी कर्जा किसानों को दे रखा था, इसने सारे के सारे कर्जे माफ कर दिए। इसीलिए तो इसको सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया कि जो भी पद था, जो भी इसके समय पद था, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, जो योग्य होगा वो गद्दी पर बैठेगा, जो योग्य नहीं होगा वो गद्दी पर नहीं बैठेगा। लेकिन ये भाई साहब कट्टर सुन्नी निकले। इन लोगों ने, इन्हें क्या किया कि नहीं, जो इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, जो सुन्नी धर्म का है वो अच्छे पद पर बैठेगा, जो शिया धर्म का है वो थोड़ा सा नीचे पद पर बैठेगा, और जो मुसलमान नहीं है वो पद छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है ना। तो इन भाई साहब ने क्या किया, पहले योग्यता के अनुसार पद छप जाते थे, फिर अब फिरोज शाह तुगलक ने जो पद थे उसको वापस वंशानुगत कर दिया। पद को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। जो जागीर थी, जागीर मतलब कि भूमि, भूमि वेतन के स्थान पर दी जाने लगी, वेतन के स्थान पर। तो इल्तुतमिश ने एक प्रणाली चलाई थी, इल्तुतमिश की उस प्रणाली को कहते थे इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश की एक प्रणाली थी भैया इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली क्या थी, वेतन के स्थान पर, तनख्वाह के स्थान पर जमीन दे देना, इक्ता प्रणाली कहलाती थी, जो इल्तुतमिश ने शुरू करी थी। इन भाई साहब ने क्या किया, पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक लोगों को कैश सैलरी देता था, है ना, जमीन नहीं देता था, और जमीन पर खेती करवाता था, उससे टैक्स लेता था। इन भाई साहब ने क्या किया, पैसा जेब में रखा और तनख्वाह के स्थान पर जमीन देना शुरू कर दिया, और जो पोस्ट थी, पद था, उसको वंशानुगत कर दिया। अगर पापा प्रधानमंत्री थे तो बेटा भी प्रधानमंत्री ही होगा, है ना। गद्दी पर बैठते ही, गद्दी पर बैठते ही, गद्दी पर बैठते ही इसने सारे कर्ज माफ कर दिए। गद्दी पर बैठते ही इसने सारे कर्ज माफ कर दिए। इसमें सोनधर भी शामिल था। सोनधर क्या था, किसानों को दिया गया, ठीक है ना, किसानों को दिया गया जो पैसा था वो सोनधर था, ऋण था एक प्रकार का। 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। और 24 कष्टदायक कर समाप्त करके इसने सिर्फ 4 कर वसूले। कितने कर वसूले, 4 कर वसूले, है ना। वो 4 कर कौन कौन से हैं, जजिया, जकात, खराज जिसको हम लोग उस्र के नाम से भी जानते हैं, खुम्स, ठीक है ना। जजिया, जकात, खराज और खुम्स हमने आपको बताया है जजिया क्या होता है, पूरी जानकारी दी है, हर वीडियो में हमने आपको जजिया के बारे में बताया है ना। तो जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जजिया क्या है, जो मुसलमान नहीं होगा वो ये टैक्स देगा, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। लेकिन ब्राह्मण बच्चे और जो हैंडीकैप लोग होते थे, ब्राह्मण बच्चे, महिला और अपंग व्यक्ति ये टैक्स नहीं देते थे। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया, ब्राह्मणों से भी लिया, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला यह पहला व्यक्ति बन गया है। कहीं कहीं अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो बलबन आ जाता है आंसर, ठीक है ना, कि बलबन ने लिया था, ठीक है। लेकिन आपका आपसे एक बात यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता है आपसे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर किस सुल्तान ने लिया था, ठीक है ना, अगर गुलाम वंश, अगर वो आपको पर्टिकुलर लिख कर देता है ना, कि किस गुलाम शासक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था, तो आंसर लगाना है बलबन। हल्का सुनिएगा, गुलाम वंश का शासक पूछे तो आपको लगाना है बलबन, और अगर वो पूछे कि ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो सुल्तान में लगाना है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। हल्का सा चेंज आएगा सर, ठीक है। चलो वापस आते हैं।
जो मुसलमान नहीं है वो ये टैक्स देगा, और जो मुसलमान है वो ये टैक्स देगा, बचेंगे नहीं मुसलमान भी। तो धनी मुसलमानों की आय से लिया जाने वाला कर है, इनकम टैक्स हो गया। धनी मुसलमानों की आय से, धनी मुसलमानों की आय से उनकी 1/40वां भाग लिया जाता था आय का। अगर 400 रुपये कमाते हो तो 10 रुपये दोगे। धनी मुसलमानों की आय का 1/40वां भाग ज़कात लिया जाता था। खराज या उस्र क्या था? ये भूमि कर है। खराज या उस्र क्या था? ये भूमि कर था। अच्छा, अब मैं भूमि कर बता देता हूँ कि जो लगान था वो उपज का, जो लगान था वो उपज का मिनिमम था 1/5 और मैक्सिमम था 1/3। अब 1/5 क्या होता है? 20%, और 1/3 क्या होता है? 33%, है कि नहीं? तो जो लगान है वो मिनिमम कितना लिया जाता था? मिनिमम होता था 20%, और मैक्सिमम आप कितना ले सकते थे? मैक्सिमम ले सकते थे 33%। ठीक है, आते हैं खुम्स में। खुम्स में क्या था भाई? युद्ध में जो भी धन लूटा जाएगा, युद्ध में जो भी धन लूटा जाएगा, है ना, अलाउद्दीन खिलजी की रणनीति अलग थी। वो युद्ध में जो भी धन लूटा जाता था वो 80% अपने पास रखता था और 20% दे देता था सैनिकों को। लेकिन इन भाई साहब ने थोड़ा सा उल्टा करा। इसने क्या किया कि 80% मतलब होता है 4/5, 4/5 भाग दिया सैनिकों को, 4/5 भाग दे दिया सैनिकों को, है ना, और 1/5 भाग स्वयं लिया, 1/5 भाग राजा या सुल्तान को मिला। ठीक है ना? तो इससे क्या होता था? इससे सैनिक खुश रहते थे और सैनिक हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते थे। क्लियर है? अच्छा, यहां पर हमने आपको सिक्का बताया था, सिक्का कि फिरोज शाह तुगलक ने यहां पे 3 सिक्के चलवाए थे, है ना, अद्धा और बिक और शंशगनी। अद्धा, बिक और शंशगनी। जो शंशगनी है वो सिर्फ तांबा की यानी कॉपर की कॉइन थी, लेकिन जो अद्धा और बिक है ये तांबा प्लस चांदी की मुद्रा यानी मिश्रण थी। अब इस शंशगनी में कितने जीतल होते थे? एक शंशगनी इक्वल टू 6 जीतल होते थे। अच्छा, जीतल क्या है? ये भी तांबे की मुद्रा है ना। अब तो जीतल और टंका क्या है? चांदी की मुद्रा है। एक टंके में कितने जीतल होते हैं? तो एक टंके में 48 जीतल होते हैं। एक टंके में 48 जीतल होते हैं। ठीक है ना, एक टंके में 48 जीतल होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात समझिए कि अब इतनी सारी नहर बनवा रहा है ये फिरोज शाह तुगलक, 5 नहरों की खुदाई करवाई, तो 5 नहरों की खुदाई में कितना सारा पैसा लग गया होगा। अब इतना सारा जब पैसा लग गया है तो नहरों से जो सिंचाई करेगी किसान, उससे तो टैक्स लिया जाएगा, है ना। तो सिंचाई सर्वाधिक नहर बनवाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, और सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला तो पहला सुल्तान है ही, लेकिन सिंचाई कर वसूलने वाला भी पहला सुल्तान कौन हो गया? फिरोज शाह तुगलक। इसके सिंचाई कर को हम क्या कहते हैं? इसके सिंचाई कर को हम लोग हक ए सर्ब के नाम से जानते हैं। रफ कर देते हैं इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, रफ कर दे भाई। ठीक है, तो सिंचाई कर हक ए सर्ब वसूलने वाला पहला सुल्तान कौन हो गया? फिरोज शाह तुगलक। तो सिंचाई कर हक ए सर्ब लेने वाला पहला सुल्तान, तो सिंचाई कर हक ए सर्ब लेने वाला पहला सुल्तान कौन हो गया? फिरोज शाह तुगलक। देखो बहुत सारी चीजों में मैंने आपको पहला बताया है। अब इसके समय कुतुब मीनार पर एक घटना हो जाती है, कुतुब मीनार। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुतुब मीनार पर, ठीक है ना। तो कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया है? तो कुतुब मीनार बनवाया गया है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। अब ये शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? ये सूफी संत हैं, एक सूफी संत हैं। ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक कुतुबुद्दीन नाम का व्यक्ति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता,
चंद्रमा का देवता, इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ था तुर्किस्तान में। बचपन में ये मेला देखने गया था अपने मम्मी पापा के साथ और खो गया। तो उसको एक व्यापारी ने मतलब को पकड़ा, उससे नाम पूछा तो बच्चे ने बताया हम खो गए हैं। तो वो उसको वहीं पे खड़े होकर बेच दिया। तो शेख फखरुद्दीन अजीज कूफी नाम के व्यक्ति ने उस बच्चे को खरीद लिया और बच्चे को खरीद कर वो अपने पास ले आया। घुड़सवारी, तीर तलवारबाजी उसी शेख फखरुद्दीन अजीज कूफी ने इस बच्चे को सिखाई। ये जो बच्चा था ये खूब तेज से कुरान पढ़ लेता था, इसलिए उस बच्चे का नाम कुरान खां पड़ गया। और आगे चलकर कुरान खान ने अपने गुरु शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाया और अपने गुरु के नाम पर ही अपना नाम उसने कुतुबुद्दीन धर लिया। देख लो, ठीक है ना। और इसी की याद में, है ना, इन्हीं की याद में इसने कुतुब मीनार का कार्य दिल्ली में शुरू करवाया। और कुतुब मीनार को इसने 1 मंजिल बनवाया, 1 मंजिल, है ना। और पूरा नहीं करवा पाया, शुरू करवाया और मर गया। तो इस कुतुब मीनार को 4 मंजिल, या अगर आपसे कह दी जाए कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया, तो 4 मंजिल बनवाया था इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक के समय, FST, फिरोज शाह तुगलक के समय इसकी 4थी मंजिल पर बिजली गिर पड़ी और 4थी मंजिल ध्वस्त हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस 4थी मंजिल की मरम्मत करवाई और उस पर 1 मंजिल और बनवा दी। तो वर्तमान में कुतुब मीनार कुल कितने मंजिल की हो गई? 5 मंजिल की हो गई, ठीक है ना। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए कुतुब मीनार में कुल कितने राजाओं का हाथ है, तो आप बताओगे 3 राजाओं का हाथ है। मंजिल वाइज भी हमने आपको बता दिया, किसकी यादें बनाई गई वो बता दिया, और स्थान भी हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने अभिलेख पढ़े होंगे, अशोक के अभिलेख, है ना, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु शिलालेख, गुहा लेख, है ना, गुफाओं पे लेख, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपने स्तंभ लेख पढ़े होंगे तो अशोक के 2 स्तंभ थे। एक मेरठ स्तंभ था, एक था मेरठ में स्तंभ और एक था टोपरा में। अभी टोपरा स्तंभ क्या है ये समझो। टोपरा पड़ता कहाँ है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको पता नहीं टोपरा है कहाँ। टोपरा पड़ता है अंबाला में। अभी अंबाला कहाँ पड़ता है तो जानते हैं, हरियाणा में, है ना। तो मेरठ स्तंभ और टोपरा स्तंभ, इन दोनों को इसने फिरोज शाह तुगलक ने उखड़वाया और उखाड़ कर ये कहाँ पर लगवा दिया? इसने दिल्ली में लगवा दिया, ठीक है ना। तो अशोक के 2 स्तंभों को खड़वा कर इसने दिल्ली में लगवा दिया। किसने भैया? फिरोज शाह तुगलक ने लगवा दिया। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले नेशनल इनकम, है ना, राज्य की आमदनी का ब्यौरा किसने लिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इन सब बातों पर लिखेंगे हम लोग धीमे धीमे, है ना, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि नोट्स आपका परिपक्व बने और आपको कोई पीछे ना फेंक सके। रफ कर देते हैं इसको। यही सब चीज़ें अगर क्लास में पढ़ाई जा रही होती तो कम से कम ये कुछ नहीं तो 1.5 से 2 घंटे का टॉपिक होता। यहाँ पर हम खुद ही बोल रहे हैं और आपको समझा के लिख ले रहे हैं, तो इसलिए जल्दी पढ़ ले रहे हैं हम लोग बहुत कम समय में। तो फिरोज शाह तुगलक में हमने क्या बताया आपको कि सर्वप्रथम राज्य की आमदनी का ब्यौरा लेने वाला प्रथम सुल्तान, आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। अब इस राज्य की आमदनी का ब्यौरा किसने लिया था? ख्वाजा हिसामुद्दीन ने। अब इस ख्वाजा हिसामुद्दीन के हिसाब से इसकी वार्षिक आमदनी कितनी थी? इसकी वार्षिक आय कितनी थी? 6 करोड़ 75 लाख रुपया, 6 करोड़ 75 लाख, ठीक है ना। ये किसकी आमदनी है भैया? ये आमदनी है फिरोज शाह तुगलक की। किसकी आमदनी है ये? फिरोज शाह तुगलक की। अब आप सोच रहे होगे इतनी देर से ये बार बार काम करते चला जा रहा है, क्या इसने युद्ध नहीं लड़े? नहीं। फिरोज शाह तुगलक का मानना था जो हमारे पास है उसी को खुश रखो, उसी को अच्छा रखो, है ना, आगे किसी के परिवार में घुसने की हिम्मत ना करो। हालांकि इसने बीच में जब गद्दी पर बैठा तो जोश था, तो आगे से बढ़ा, तो बंगाल को जीतने की कोशिश करा इसने, सिंध को इसने जीतने की कोशिश करा, लेकिन हर बार इसकी हार लग गई। तो हार जब असफलता से, है ना, इसको लगा कि बार बार असफल हो जा रहा है, पैसा भी जा रहा, पैसा आ भी नहीं रहा, राज भी नहीं जीत रहे हैं, छोड़ो हटाओ, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि 1353 में इसने बंगाल का राजा था, बंगाल का राजा शमसुद्दीन इलियास पर हमला किया और बहुत समय तक इससे लड़ाई करता रहा लेकिन असफल हुआ।
फिर ये क्या हुआ कि बंगाल राजा शमसुद्दीन इलियास जब मर गया तो इलियास के मर जाने पर इसका बेटा सिकंदर शाह बंगाल का राजा बना। तो इसको लगा कि अब हम कब्जा कर लेते हैं, है ना। तो ये 1359 में फिर ये बंगाल बढ़ा और इसके पुत्र सिकंदर शाह से लड़ाई हुई। इसके पुत्र सिकंदर शाह से लड़ाई हुई और 1 साल तक लड़ाई चली, लेकिन फिर भी असफल रहा। फिर इसने सोचा हटाओ यार। फिर 1360 में ये चला गया सिंध पे। कहाँ चला गया? सिंध में। और सिंध में एक जनजाति रहती थी, इसका नाम था जामबा बनियों। क्या नाम था? जामबा बनियों। जामबा बनियों, जामबा बनियों जाति, ठीक है ना। अब ये सिंध गया और सिंध में जब ये जामबा बनियों जाति पर हमला करने वाला था तो इसी सिंध के रेगिस्तान में इसकी सेना फंस गई। रेगिस्तान में सेना 6 महीने तक फंसी रही। 6 महीने तक फंसी रही। अब ये इसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत इसके साथ चल रही थी, वो बात अलग हो, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसकी किस्मत भी बहुत ख़राब थी, ठीक है ना। और हमारी भी थोड़ी थोड़ी है और आपके लेकिन अच्छी है, ठीक है। तो सिंध, यहाँ पे सिंध के रेगिस्तान में इसके 6 महीने तक सेना फंसी रही और फिर इसने सोचा अब हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, जितना छोटा परिवार सुखी परिवार, उसी को सुखी से चलाया जाए। फिर इसने अच्छे अच्छे काम करने शुरू किए और फिर इसने इन सब पर जो अपनी असफलता थी उसको जगजाहिर नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा, ठीक है ना। अब इसका जो प्रमुख दरबारी था उसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। कौन है भैया? जियाउद्दीन बर्नी। तो इसके दरबारी का नाम आपको याद रखना है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने 2 किताबें लिखी हैं इसके बारे में। एक है फतवा ए जहांदारी, एक क्या है? फतवा ए जहांदारी, और एक है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है ना। तो इसका दरबारी याद करना है आपको। इसका दरबारी कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, ये जियाउद्दीन बर्नी वही है जब वहाँ पर इलाहाबाद के कड़ा मानिकपुर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का सर काटा था तो सर उछला और उछल कर अलाउद्दीन खिलजी ने उस सर को पकड़ा और उसके ताज को से खींच कर निकाला और पहन लिया। तब जियाउद्दीन बर्नी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, आपको विकीपीडिया मिल जाएगा, आपको अच्छी अच्छी किताबें होंगी, तो सबसे पहले जब जलालुद्दीन खिलजी मरेगा तो अंत में इसका स्टेटमेंट जरूर लिखा जाएगा। और सिविल में 2 बार आया है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो सिविल में 2 बार क्वेश्चन आया और पीसीएस का पसंदीदा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्या कि कटे हुए मस्तक से रक्त की बूंद टपक ही रही थी कि अलाउद्दीन ने वो खून से भरा ताज अपने सिर पर पहन लिया। ये स्टेटमेंट किसका है? तो जियाउद्दीन बर्नी का है। और जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में रह रहे हैं इस समय? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। और इसने 2 किताबें लिखी हैं, इसने 2 किताबें लिखी हैं। एक है फतवा ए जहांदारी, एक है फतवा ए जहांदारी, और एक है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने भी एक आत्मकथा लिखी है। फिरोज शाह तुगलक ने भी एक अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी है फारसी भाषा में। ये सब फारसी भाषा में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए मुगलों की या दिल्ली सल्तनत की या मध्यकालीन इतिहास की राजकीय भाषा क्या थी तो आप बताएंगे फारसी थी। दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। तो इसकी आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। ये किसकी आत्मकथा है भैया? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक ने एक आविष्कार भी किया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक आविष्कार भी किया था, एक जल घड़ी बनाई थी। एक जल घड़ी बनाई थी। ये जल घड़ी जानते हो, ठीक है ना। मतलब पानी के अंदर उसने कुछ ऐसे इसने एक इंस्ट्रूमेंट डाल दिया था कि जैसे जैसे समय बीतता था, या फिर अरे आपने वो देखा है रेत वाली घड़ी, कि एक ऐसे डमरू आकार की एक घड़ी होती है, तो अभी रेत ऐसे करके 12 घंटे में रेत नीचे गिर जाती है, फिर ऐसे पलट दो, फिर ऐसे पलट दो ना, उसी प्रकार से इस प्रकार से उसने एक रेत वाली घड़ी थी, वो है ना रेत घड़ी। ये है जल घड़ी। तो इसने जल घड़ी का आविष्कार किया था और इसने इसका नाम दिया था ताश घड़ियाल। ताश घड़ियाल। तो जल घड़ी का आविष्कार इसने फिरोज शाह तुगलक ने दिया था और इस घड़ी को कहते हैं ताश घड़ियाल। क्या कहते हैं भैया? ताश घड़ियाल, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट, फिरोज शाह तुगलक का लास्ट। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हाथ पैर दबाने के लिए, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हाथ पैर दबाने के लिए ऐसे करके 1,80,000 दास थे।
कितने? 1,80,000 दास इसने हाथ पर दबाने के लिए और सेवा करवाने के लिए रख रखे थे। सोचो अगर वो 1,80,000 दास सारे के सारे मिलकर इसको दबा देते। चलो, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में क्या थे? 1,80,000 दास थे, यानी कि सर्वाधिक दासों को रखने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के विभाग देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख विभाग बहुत जरूरी है याद करना। पहला है दीवान ए बंदगान, पहला है दीवान ए बंदगान, दूसरा है दीवान ए इश्तिहाक, दीवान ए इश्तिहाक, तीसरा है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, चौथा है दार उल सफ़ा, दार उल शफा। ये 4 आपको विभाग कहीं ना कहीं याद करने पड़ेंगे। तो दीवाने बंदगान क्या था? बंद मतलब बंदी मतलब दास, दासों का लालन पोषण, दासों का लालन पोषण दीवाने बंदगान से होता था। और कितने दास थे इसके पास? सर्वाधिक 1,80,000 दास रखे थे इसने, 1,80,000 दास थे इसके पास, ठीक है ना। दीवाने इश्तिहाक क्या था? ये पेंशन विभाग था। दीवाने इश्तिहाक क्या था भैया? ये पेंशन विभाग था। दीवाने खैरात कहते नहीं, खैरात बच रही है क्या? तो दीवाने खैरात क्या था? अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के पालन पोषण के लिए, अनाथ बच्चों प्लस विधवा महिलाओं के पालन पोषण के लिए, महिला के पालन पोषण के लिए। तो सोच लो ना, अच्छा तो है राजा ये, पालन पोषण के लिए, ठीक है ना। दार उल सफ़ा क्या था? अगर आप बीमार हैं एक बार इस अस्पताल में आइए और ज़िंदगी भर के लिए सफ़ा हो जाइए, मतलब कि गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए, यानी खैराती अस्पताल था, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए था ये अस्पताल दार उल शफा। इतनी आपको बात समझ में आ गई है। तो फिरोज शाह तुगलक के सारे क्वेश्चन जो भी आज तक बने हुए थे वो सारे हमने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अब किसी भी किताब को आप उठा लो, किसी भी किताब को आपको इससे ज़्यादा डाटा नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।